कानून का, वो कानून में क्या लिखा हुआ है? नंबर 1,000 हेक्टर जमीन से लेकर 35,000 एकड़ तक आप सेच के लिए जमीन खरीद सकते हो। दूसरी बात, 10% जमीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए यूज होनी चाहिए। इट मीन्स 90% जमीन रियल इस्टेट के लिए रिजर्व रखी गई। इसका मतलब है ये जमीन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नहीं ली जा रही है। लोगों को बताया कुछ और जा रहा है। आप लोगों को ये जानकारी नहीं होगी। दुनिया के व्यापार में, ट्रेड में इंडिया के लोगों का कितना हिस्सा है? क्या आप वर्ल्ड का ट्रेड रिपोर्ट आपने पढ़ा? 2006 का वर्ल्ड का ट्रेड रिपोर्ट क्या कहता है? भारत का ट्रेड में हिस्सा कितना है? 0.7%। 0.7% का मतलब समझते हो? 1% भी नहीं। दुनिया के ट्रेड में इंडिया के ट्रेड का, व्यापार का हिस्सा 0.7% है। जो लोग SC, ST, OBC को कहते हैं कि इनके पास मेरिट नहीं है, अगर इनके पास मेरिट नहीं है तो जो लोग मेरिट नहीं है ऐसा कहते हैं, वो क्या कहते हैं? वो दुनिया के मार्केट में उनका हिस्सा 0.7% है, 1% भी नहीं है। उन लोगों के मुकाबले में तुम्हारे पास कितना मेरिट है? तुम कहते हो SC, ST, OBC के पास में मेरिट नहीं है। दुनिया के मार्केट में, वर्ल्ड ट्रेड में तुम्हारा हिस्सा 1% भी नहीं है, 5% है। ये प्रमाणित करता है तुम्हारे पास दुनिया के मार्केट में अपनी योग्यता सिद्ध करने का जो अवसर है वो आपने सिद्ध नहीं किया। सिद्ध किया, आप नालायक है। दुनिया के मार्केट में, ट्रेड में आपका हिस्सा नहीं है। वो हिस्सा दुनिया के ट्रेड में आप लोगों को मिले, वहां हिस्सा बढ़े, इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार किया है, ऐसा लोगों को बताया जा रहा है। तो उसमें उनको एक साल में 2,00,000 करोड़ रुपए का टैक्स माफ होगा, 15 साल तक टैक्स माफ होगा। 15 साल तक टैक्स माफ होगा, इसका मतलब समझते हो? 15 साल इंटू 2 लाख बराबर 30,00,000 करोड़ रुपया। अभी यादव साहब ने बताया 2,35,000, मैं कम बता रहा हूं। रिजर्व बैंक के हवाले में 1,86,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा दिया है। राउंड अबाउट 2 लाख करोड़ रुपया माना जाए तो 15 साल में टैक्स माफ होगा 30,00,000 करोड़ रुपया। अगर 1 एकड़ जमीन 1 लाख रुपए में खरीदी जाती है, अगर उसको डेवलप कर दिया जाए तो वो 1 एकड़ जमीन मिनिमम डेवलप करने के बाद में वो मिनिमम 10 करोड़ की होगी और मैक्सिमम 100 करोड़ की होगी। अगर 1,000 एकड़ जमीन खरीदी जाए वो 100 करोड़ की होगी। अगर उसको भेज दिया जाए डेवलपमेंट के बाद में तो ये मिनिमम 10,000 करोड़ की और मैक्सिमम 1,00,000 करोड़ की होगी। एक कानून बना दिया, कानून बनाकर 1,00,000 करोड़ रुपया उद्योगपति के जेब में ऐसे चला गया, लिखते ही चला गया। रियल एस्टेट में 90% एरिया रियल एस्टेट में रखा जाएगा। रियल एस्टेट में वहां बंदर डेवलप करना है, एयरपोर्ट डेवलप करना है, 4 या 6 लेन के रोड डेवलप करना है, मॉल डेवलप करना है और बहुत सारी बातें इस तरीके की डेवलप करना है कि यूरोपियन और अमेरिकन सोसाइटी में जिस लेवल का डेवलपमेंट है उस लेवल का सेज में सारी फैसिलिटी 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार फैसिलिटी सारी की सारी वहां हो, सारी फैसिलिटी वहां होगी।
तो ये जो जमीन रियल इस्टेट में डेवलप करके बेची जाएगी, सरकार कहती है, सरकार क्या कहती है? उद्योगपति डेवलप करेगा। मैं क्या कहता हूं? उद्योगपति रियल इस्टेट डेवलप करेगा और 10 लाख रुपए की जमीन या 100 करोड़ की जमीन 10,000 करोड़ में बेचेगा या 1,00,000 करोड़ में बेचेगा। 10,000 करोड़ उसमें से ही खर्चा करेगा, 90,000 करोड़ रियल एस्टेट में अपने पास रखेगा, उसमें से 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ का इंडस्ट्री लगाएगा। सरकार कहती है उद्योगपति अपना पैसा लगाकर डेवलप करेगा। क्या कर रहा है? किधर कर रहा है? वो तो तुमने कानून बनाकर उसको रियल एस्टेट के लिए जमीन दे दिया, उसमें से ही जमीन बेच करके उसमें से पैसा लगाकर पैसा निकाल करके डेवलप कर रहा है। वो हम लोगों को बता रहे हैं कि उद्योगपति पैसा लगाकर डेवलप करेंगे। क्या कर रहा है? वो तो आपने कानून बनाकर उनको दे दिया, रियल एस्टेट का धंधा करने के लिए दे दिया, 2,00,000 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया, 15 साल में 30,00,000 करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिया। ये जो टैक्स है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पब्लिक मनी। अगर सरकार के पास जमा होता है उसको कहते हैं पब्लिक मनी। अगर सरकार के पास जमा होता है तो आपके एजुकेशन के लिए पैसा मिलता है, हेल्थ केयर के लिए पैसा मिलता है, गरीबी निर्मूलन के पैसा मिलता है, वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए पैसा मिलता है। अगर ये सरकार के पास जमा हो तो आपके डेवलपमेंट के लिए मिलता है। अगर आपके पास सरकार के पास जमा ना हो, उद्योगपति के जेब में जमा हो, तो आपके डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ केयर के लिए, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए, एजुकेशन के लिए आपको पैसा नहीं मिलता। सरकार कहती है ये करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, कारण वो पैसा सरकार के पास जमा होने के बजाय वो जेब में गया। किसके जेब में गया? उद्योगपति के जेब में चला गया। तुमने सेज में कानून बनाया, कानून बनाकर उनके जेब में डाला। तुम कहते हो उद्योगपति पैसा खर्चा करेगा, अरे तुमने 30,00,000 करोड़ रुपया टैक्स का उसके जेब में डाल दिया। उद्योगपति अपने पास का पैसा कहां खर्चा कर रहा है? वो तो आपने कानून बनाकर उनके जेब में डाल दिया। जो जनता का पैसा है वो आपने उनके जेब में डाल दिया। राष्ट्रीय संपत्ति की लूट करने का अभियान है। नेशनल वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेस, ये सारा का सारा लूटने का अभियान है। ये भयानक कार्यक्रम चल रहा है। जब अंबानी 35,000 एकड़ जमीन खरीदकर उसका सेज बनाएगा तो क्या होगा? जैसे आप घर बनाते हो, घर को कंपाउंड बनाते हो, तो वो सेज को कंपाउंड बनाएगा। उसके लिए क्या लिखा हुआ है? उसके लिए उसके पॉलिसी में लिखा हुआ है सेज 31 अगस्त 2004 रोज 2004 और 2009 के लिए जो विदेशी व्यापार के लिए पॉलिसी बनाई, उसका 7 नंबर का कलम उपकलम 3(1) में लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है सेज शैल बी डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी। शेल शैल बी डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी। ये मेरा शब्द नहीं है, ये उसके अंदर सरकार का जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर लिखा हुआ है, वो आपको बता रहा हूं। क्या लिखा है? सेज शैल बी डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी। फॉरेन टेरिटरी जिन्होंने, जिस IAS ऑफिसर ने या जिस लॉ ऑफिसर ने फॉरेन टेरिटरी शब्द प्रयोग उसमें लिखा, क्यों लिखा होगा? क्यों लिखा होगा? सोचने की बात है। क्यों लिखा होगा? क्या भारत का संविधान पाकिस्तान में लागू होता है? बांग्लादेश में लागू होता है? नेपाल में लागू होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है? क्योंकि वो फॉरेन टेरिटरी है। अगर सेज भी फॉरेन टेरिटरी है तो क्या वहां भारत का संविधान लागू होगा? भारत का संविधान लागू ना हो इसके लिए ड्राफ्ट में फॉरेन टेरिटरी शब्द प्रयोग किया। फॉरेन टेरिटरी के एरिया में रहने वाला व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला आदमी, उसके विरोध वाला जो वकील है, वो क्या बोलेगा? मे लॉर्ड, ये आपके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को, वकील लोग यहां होंगे, उनको मालूम है ज्यूरिडिक्शन एक बहुत बड़ा लॉ पॉइंट है। तो जज सोचता है अच्छा फॉरेन टेरिटरी में है, हाँ फॉरेन टेरिटरी में,
मेलॉर्ड ये आपके जुरिडिक्शन में नहीं आता है, रिजेक्टेड, जुरिडिक्शन में ही नहीं है। ए जो ड्राफ्ट में लिखा है फॉरेन टेरिटरी, क्या भारत के संविधान को भारत के भूभाग पर फॉरेन टेरिटरी निर्माण करने का कोई अधिकार है? कोई अधिकार? पार्लियामेंट को अधिकार है। पार्लियामेंट अगर संविधान सभा ने भारत को सॉवरेन कंट्री घोषित किया तो फॉरेन टेरिटरी शब्द जो है ये सॉवरेन के विरोध में है। अगर भारत सरकार के प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अगर भारत सॉवरेन है तो भारत में फॉरेन टेरिटरी निर्माण करना संभव नहीं है। एक कानून बनाकर निर्माण किया भाई, ये कितना भयानक मामला चल रहा है। थोड़ी इमेजिन करो कि ऐसी जमीन खरीदते खरीदते अगर मान लो भारत की सारी जमीन खरीद लिया और फिर सारी जमीन खरीदने के बाद में आप लोग सोचोगे भारत कहां है, क्योंकि वो तो फॉरेन टेरिटरी हो गया जरा पूरा का पूरा। पहले थोड़ा सा बनाने का, उसको डेवलप करने का, उसमें से ही पैसा कमाने का, बाहर से लाने का नहीं, उसी पैसे से दूसरा खरीदने का, वो डेवलप करने का, फिर तीसरा खरीदने का। जमीन है ही नहीं। भारत के भूभाग को पूरी तरह से फॉरेन टेरिटरी में कन्वर्ट करने के बाद में भारत कहां है? यानी वहां भारत का संविधान लागू नहीं होगा। अगर वहां भारत का संविधान लागू नहीं होगा तो वहां संविधान का फंडामेंटल राइट लागू नहीं होगा। अगर वहां फंडामेंटल राइट लागू नहीं होगा तो क्या होगा? गुलामों को फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं, गुलामों को फंडामेंटल राइट नहीं होते। ध्यान रखना, गुलामों को फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं। जो गुलाम होते हैं उनको फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं, और जिनको फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं वो गुलाम होते हैं। भारत का संविधान लागू नहीं होगा, फंडामेंटल राइट नहीं होगा। फंडामेंटल राइट नहीं होगा, उस एरिया में रहने वाला आदमी गुलाम होगा। अगर मान लो कोई नारायण राव कामले को इच्छा हुई, कोई रामराव पाटिल को इच्छा हुई कि यार ये अंबानी के सेज में मैं थोड़ा सा चक्कर लगा कर आना चाहता हूं, तो आपको चक्कर लगाकर घूमकर आने के लिए वहां अलाउ नहीं। क्यों अलाउ नहीं? क्योंकि वहां आपको जाने के लिए प्रवेश पत्र लेना होगा। जब मैं इंग्लैंड गया, अमेरिका गया, कनाडा गया तो वहां जाने के लिए मुझे वीजा लेना पड़ा। मैंने वीजा लेने के बाद पूछा वीजा अंग्रेजी शब्द का क्या अर्थ है, तो सिंपल उन्होंने बताया एंट्री पास। तो अगर अंबानी के सेज में प्रवेश करना है तो रामराव पाटिल को एंट्री पास अंबानी से लेना होगा। एंट्री पास लेना का मतलब है वीजा लेना होगा। इसका मतलब है ये भारत के भूभाग पर नेशन विद इन अ नेशन एक नया राष्ट्र खड़ा करने का कार्यक्रम है, उसमें रामराव पाटिल को प्रवेश नहीं है। वो बोलेगा मैं जरा घूम कर आना चाहता हूं, वो बोलेगा कैसे घूमोगे, वो साइकिल है, वो बोलेगा 4 व्हीलर के बगैर तो इधर कोई गाड़ी चलती ही नहीं है। तुम साइकिल की बात करते हो भाई, ये तो एक्सप्रेस हाईवे रोड है, 80 किलोमीटर के नीचे भी अलाउ नहीं है। वो जो बॉर्डर लाइन होगी, वो बॉर्डर लाइन बनाई जाएगी, उसके ऊपर कटीले तार लगाए जाएंगे और उसमें इलेक्ट्रिक का करंट छोड़ा जाएगा। आदमी तो आदमी, साला पंछी भी नहीं बैठेगा वहां। और उसमें ब्लैक बोर्ड, उसमें बोर्ड लिखा होगा। क्या बोर्ड लिखा होगा? ऐसा बाहर के साइड में बोर्ड लिखा होगा, यहां से भारत की हद शुरू होती है। यहां से ये जो है ये अंबानी की बॉर्डर है, तो इधर लिखा रहेगा बोर्ड, इधर आप लोगों को दिखाने के लिए, यहां से भारत की हद शुरू होती है, यानी यहां तक आपकी हद है, इधर इधर आपकी हद नहीं है। उधर जाने के लिए एंट्री पास लगेगा। इसका मतलब है वो विदेशी भूभाग बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। पता ही नहीं हमारे लोगों को, खबर ही नहीं हमारे लोगों को, इतना भयानक कार्यक्रम चल रहा है। संविधान लागू नहीं होगा, लेबर लॉ लागू नहीं होगा, 16 घंटे काम करना होगा, 8 घंटे की सैलरी मिलेगी,
इसके विरोध में चैलेंज करने के लिए कोई कोर्ट नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट का एरिया जुरिडिक्शन के बाहर है। वहां कोई लेबर ऑफिसर नहीं होगा, कोई लेबर इंस्पेक्टर नहीं होगा, लेबर लॉ ही नहीं होगा, तो साला लेबर ऑफिसर कहां से होगा? लेबर लॉ होता है तो लेबर ऑफिसर होता है, लेबर इंस्पेक्टर होता है निगरानी करने के लिए।